नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास बहुत ही अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने स्क्यूडनेस के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये जो है आपका स्क्यूड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन, मीडियन, मॉड इसके बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। अभी हम प्रूव करेंगे कि कुछ सेम सेम ही आएंगे आपके। इस साइड भी सेम क्वांटिटी और इसके लेफ्ट में भी सेम क्वांटिटी। मीन की अगर हम देखें, मीडियन तो बीच का पॉइंट ही होता है, मोड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी भी इसी पॉइंट पे मिलेगी। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, जो इसकी कर्व हमने जो बनाई है एफ एक्स, ये किससे आई है? ये कुछ इस फॉर्मूले से आई है, 1/σ√2π ई की पावर कितनी, -12x-μ/σ का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा टिपिकल है, याद रखना है इसको। लेकिन आप कैसे याद रख सकते हो? आपने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पढ़ा था कि x में से उसका मीन माइनस करके डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम z बोलते हैं, z इज द स्टैंडर्ड वेरिएट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, e की पावर में हाफ ऑफ z का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ z का स्क्वायर, और आगे क्या आ रहा है 1/σ√2π। तो ये इसका पीडीएफ रहता है। पीडीएफ में अगर हम देखें तो पैरामीटर कौन कौन से हैं, एक तरीके से म्यू और सिग्मा, ये दोनों पैरामीटर है इसमें। तो पैरामीटर म्यू और सिग्मा है। एक्स आपका यहाँ पे -∞ से इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है ये आपके पास। स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हैं पॉजिटिव ही रहता है, ग्रेटर देन 0। और मीन आपका कुछ भी हो सकता है -∞ से इन्फिनिटी तक। क्लियर हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या क्या पैरामीटर है? चलिए तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जो ये हम यहाँ पे z बना रहे हैं, z हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहा है, जो ये आपने बनाया है। तो जो ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है यहाँ पे, इसकी जो एक्सपेक्टेशन आप निकालोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू बाय सिग्मा, एक बार निकाल के देखते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल जो आपने वेरिएट बनाया है उसमें से मीन माइनस करके बाय में सिग्मा, इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी आएगी? हमने पहले भी निकाला था, बता सकते हो? सिग्मा तो आपको पता बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन से, माइनस एक्सपेक्टेशन और म्यू पे लगेगा ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? म्यू ही होता है, मीन। और किसी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन निकालोगे, वही कांस्टेंट आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 0। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट था उसका मीन, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या निकल के आई है? 0 निकल के आई है। और अगर आप यहाँ से वेरिएंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा मैम। 1 आएगा ना। सिग्मा स्क्वायर बाहर जाएगा, वेरिएंस में जो कांस्टेंट होते हैं वो स्क्वायरिंग होके बाहर जाएगा। वेरिएंस ऑफ x माइनस म्यू निकालना है। अब वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस तो वैसे 0 हो जाता है। तो ऊपर भी वेरिएंस, नीचे भी वेरिएंस, कट के क्या बन गया? 1। तो वेरिएंस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का 1 रहता है और मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का 0 रहता है। मतलब जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आपने z बोला, आपने x क्या बोला था? दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन, म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये था आपके पास क्वेश्चन में। अब आपने क्या कर दिया, इसको एक नया वेरिएट बना दिया z। z भी क्या करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो ऐसा लिखा जाएगा, मतलब हर x को, हर गिवन पीडीएफ को, हर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पीडीएफ गिवन होगा, हर पीडीएफ को आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और ऐसे चेंज कर सकते हैं, अगर x का मीन म्यू है तो z का मीन 0 बनेगा। अगर x में वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर है तो z में वेरिएंस आपका 1 बनेगा। हर क्वेश्चन में आप ये काम करने वाले हैं। नॉर्मल में x को z में कन्वर्ट करने वाले हैं, और कन्वर्ट करने के बाद जो इसका पीडीएफ बन के आएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स, अगर मैं एफ ऑफ जेड की बात करूं, वो बन के आएगा 1/√2π। सिग्मा गायब, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू तो क्या आई है? 1 आई है, वो गायब हो गया। ई की पावर है -12 ऑफ जेड स्क्वायर। यही तो लिया था आपने ऊपर। तो कितनी छोटे फॉर्म आ गए, ये याद रखना आपके लिए इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका सिर्फ और सिर्फ जेड लाई कर रहा है -∞ से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ है? यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाऊं, मतलब CDF, वो क्या बनता है आपका? मान लो अगर आप कैपिटल फाई से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो z,
माइनस इन्फिनिटी से z तक लिखेंगे, z तक के सारे पॉइंट का इंटीग्रेशन। इस फंक्शन का फंक्शन क्या, 1/√2 म्यू ई की माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 dz, नीचे लिख लेते हैं dz, ये बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, -1/√2 पाई को तो हम ले लेंगे बाहर, और अंदर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू जेड ई की माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 dz। ये आ चुका है आपके पास फाई जेड, जिसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। आगे तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ई की पावर को आप जेड स्क्वायर है ऊपर, तो यहाँ पे गामा फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, जेड स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करके टी, जेड स्क्वायर बाय 2 को टी पुट करके तो निकल तो जाएगा, लेकिन गामा में 0 से इन्फिनिटी लिमिट रहती है, ये हमने पढ़ा था, तो वो लिमिट नहीं बन पाएगी आपकी 0 से इन्फिनिटी की तरह, ठीक है ना। तो इसलिए हम नहीं चेंज कर पाएंगे, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा हमें। अब यहाँ से दो रिजल्ट निकल के आते हैं। अगर आप इसी फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करोगे, पाई ऑफ माइनस जेड निकालोगे, वो इक्वल आएगा आपका 1 माइनस पाई ऑफ जेड के। ये आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करोगे, यहाँ रखोगे माइनस जेड, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस जेड तक जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेम ही जेड स्क्वायर। तो किसके इक्वल आया, जो ये फाइव ऑफ जेड था, इसी को अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं, 1 में से माइनस करके हम क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है माइनस इन्फिनिटी से जेड से, हमारा जो ये वाला पॉइंट है दैट इज माइनस, या प्लस का जेड ये ले लेते हैं, माइनस का जेड इससे पहले ले लेते हैं कहीं, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो आपने कहा माइनस इन्फिनिटी से जेड तक का एरिया, ये सारा एरिया हो गया पाई ऑफ जेड में, ये पूरा एरिया हो गया। अब अगर आपने यहाँ पे माइनस जेड लिखा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस जेड, तो एरिया हुआ सिर्फ ये वाला। तो इट मीन्स अगर आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो अगर मैं कंप्लीट में से, अगर हम देखें कंप्लीट में से इस वाले पोर्शन को रिमूव कर दें, तो हमारे पास वही पोर्शन आ जाएगा जो हमें चाहिए। हम इन दोनों में रिलेशन दिखाना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या लिखा उन्होंने, इसको हम से एफ माइनस जेड से ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस फाइव ऑफ जेड। 1 में से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं, फाइव से कनेक्ट कर रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसको आप वैसे तो वेरीफाई करके देखना इंटीग्रेशन के टर्म्स में ही, ऐसे नहीं वेरीफाई करना आपने। कैसे वेरीफाई करोगे, देखो प्रूफ करते हैं इसका। ये तो एक फिगर से हमने सोचा, फिगर नहीं होता हमारे पास, फिगर से इतना क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है कई बार, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा के चलो। लेफ्ट हैंड साइड का क्या मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू माइनस जेड, यही मीनिंग है। अब आपको मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं, अभी मैंने बोला नॉर्मल कर्व में हर चीज सिमेट्रिकल चलती है, आपने कहा कुछ इस तरीके की कर्व होती है, ये ओरिजिन की बात होगी, मीन यहाँ पे 0 है, जेड के लिए मीन 0 आप जानते हैं, अभी हमने निकाला है जेड के लिए मीन 0 है, ये से आपका माइनस जेड पॉइंट है, तो ये जेड पॉइंट है। आपने कहा प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू माइनस जेड, अब मुझे सोच के बताइए क्या ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या इसके इक्वल होगी, जो मैंने शेडेड रीजन बनाए हैं, क्या ये दोनों शेडेड रीजन सेम ही आंसर देंगे, सेम देंगे ना, सिमेट्रिकल कर्व है। नॉर्मल में आप एक माइंड में बात बिठा लो कि सिमेट्रिकल कर्व है, जितना इस साइड एरिया उतना इस साइड एरिया, तो आप इस चीज को जो ये लिखा हुआ आपने, इसको आप ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी जेड की ग्रेटर इक्वल टू जेड। बात समझ आ रही है, स्मॉल जेड लिख लेती हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बोलो इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है, ठीक है ना। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मुझे पता सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो 1 में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं यहाँ तक वाला, यहाँ तक मतलब लेस देन जेड तक वाला, मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू जेड, नो डाउट। और यही हमारा क्या था, फाई ऑफ जेड था। तो ये काम कब बन पाए वाली प्रॉपर्टी, जब आपने नॉर्मल का यूज किया। तो ये हम सारी चीजें नॉर्मल में बता रहे हैं आपको। पहली प्रॉपर्टी हमने नॉर्मल की, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए बताई है, जेड के लिए, जब मीन आपका 0 निकला हुआ, ठीक है। जेड के यहाँ पे x माइनस म्यू बाय सिग्मा। क्लियर हो रही है बात है, थोड़ा सा देखो नया काम है लेकिन समझ आना चाहिए हल्का। यस मैम। चलिए सेकेंड रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो रिजल्ट है आपका एक और,
सेकेंड रिजल्ट इज, अगर आप प्रोबेबिलिटी से आपको कोई कह दे कि a लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b की निकाल के बताओ, x जो है a से b के बीच में लाई करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब हमारे पास जो टेबल में वैल्यूज है वो z के लिए, हमारे पास x के लिए वैल्यूज नहीं है, ठीक है। हम अपने काम को z पे लेके जाएंगे। मैंने आपको पहले कहा कि x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल वेरिएट, लेकिन आपको z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे लेके जाना है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आप जानते हैं x माइनस म्यू बाय सिग्मा होता है। तो क्या करूं, इसमें से माइनस म्यू करूं, जब इसमें से माइनस म्यू करूंगा तो इनमें भी माइनस म्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या गया, a माइनस म्यू x माइनस म्यू b माइनस म्यू, बाय में सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये बन गया आपके पास। तो ये तो बन गया z, ये आ गया a माइनस म्यू बाय सिग्मा, ये आ गया b माइनस म्यू बाय सिग्मा। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब इस प्रोबेबिलिटी को अगर आपको याद हो, कभी हमने ये चीज पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस के केस में, कॉन्टिन्यूअस के केस में पूछ रही हूँ मैं, x1 लेस देन इक्वल टू से सम y लेस देन इक्वल टू y2 इज इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, याद है ये? Yes, ma'am. ठीक है ना, हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था तो एंड पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट डिफरेंस आ जाएगा एंड पॉइंट। तो इसमें से इसको माइनस लिख दूं, जो इसका z के लिए जो CDF था, ये CDF होता है ना, f कैपिटल F, तो z के लिए CDF हमने लिया 5 b माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस 5 a माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। x को कैसे z में लेके जाना है और फिर हम टेबल से कैसे निकाल सकते हैं, उस पे जा रहे हैं हम। जो टेबल में आपको वैल्यू, वो टेबल में आपको इसकी वैल्यू गिवन है सिर्फ और सिर्फ, ये जो Z1 पॉइंट पे हम आंसर, ये 0 से लेकर Z लेस देन इक्वल टू Z1, तो आपको हर क्वेश्चन में ये बनाना पड़ेगी फॉर्म, Z की टर्म्स में लाना पड़ेगा, वो भी 0 से Z1 तक का आपको आंसर पता है, बाकी किसी का नहीं पता, तो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब जो मेरी ये फॉर्म आई है, ये फॉर्म क्या है आपकी, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक का एरिया है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक का एरिया तो हमें पता है, हाफ ऑफ लाइन होगी ना, बिल्कुल 0 तो ये थी, तो यहाँ तक का एरिया तो आधा होगा बिल्कुल 0.5, पूरा 1 होता है 0.5। अब 0 से लेकर आगे हम b माइनस म्यू बाय सिग्मा का निकाल लें टेबल से, टेबल यहीं तक की वैल्यू देते हैं और उसमें ये ऐड करते हैं तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्वेश्चन में यही काम करने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब इसी से आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग, जो ये मैं कर्व बना रही हूँ बार बार, इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व कैसे कर्व होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है कौन सी कर्व बनती है उसमें, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, टॉप ऑफ द बेल जो होता है आपका, वो डायरेक्टली मीन म्यू के ऊपर होगा। ये बेल का जो टॉप है, यहाँ पे मीन मिल रहा होगा कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, और अगर हम सिग्मा की वैल्यू जितनी लार्ज करेंगे इतनी ये कर्व फ्लैट होती जाएगी, उतनी नीचे उतरेगी, और जितनी सिग्मा की वैल्यू छोटी होगी मतलब अगर सिग्मा लार्ज है तो कर्व ऐसे बैठी हुई मिल जाएगी आपको इतने में, और अगर सिग्मा आपका स्मॉल है तो कर्व उतनी ज्यादा पीक्ड पे होगी, उतनी ज्यादा पीक्ड पे होगी, उतनी ज्यादा ऊपर जाएगी। ठीक है, तो सिग्मा पे स्केल का फर्क पड़ रहा है, सिग्मा स्केल पे इफेक्ट डाल रहा है, और जो म्यू है वो आपका ओरिजिन पे इफेक्ट डाल रहा है, वो ओरिजिन पे आना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनता है। मैं थोड़ा सा अगर कनेक्ट करूँ तो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, क्या था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, NCX P की X Q की N माइनस। देखो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिस्क्रीट को कॉन्टिन्यूअस पे लेके जा रहा है, तो अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स इन्फानाइट कर दें और साथ साथ P और Q स्मॉल नहीं होने चाहिए, नॉट स्मॉल, दोनों स्मॉल नहीं होने चाहिए। जैसे उसमें तो हमने क्या कहा था, जब हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया था लिमिटिंग केस, तो उसमें हमने n टेंड टू इन्फिनिटी और p को हमने स्मॉल बोला था, p टेंडिंग टू 0 बोला था, जिससे np आपका फाइनाइट बन गया था लैम्डा। तो यहाँ हम कह रहे हैं p और q स्मॉल नहीं होने चाहिए, p और q कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए।
तो इसका प्रूफ तो मैं नहीं कराऊंगी, प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन निकल आएगा, यही बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन घूम फिर के नॉर्मल वाला ही। और अगर आपको कहे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यस ये पॉइसन का भी लिमिटिंग केस है। पॉइसन में जस्ट लैम्डा को 10 टू इन्फिनिटी करो तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो पॉइसन का भी लिमिटिंग केस है, दोनों का ही लिमिटिंग केस है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं इसके अंदर आपका मोड। सबसे पहले हम मोड निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं मोड कितना आएगा। तो मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास? मोड क्या होता है? मोड किसी भी कर्व से अगर आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड निकालना हो, कैसे निकालते हो? बोलो। मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू निकालनी है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू तो डिस्क्रीट यहाँ पे देख लोगे। कंटिन्यूटी है तो मैम हमें हाँ, कर्व मिलेगी, और कर्व हम मैक्सिमलिटी चेक करते हैं डेरिवेटिव टेस्ट। यस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ये देगा, किस एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स मैक्सिमम होगा, ये तो देखना हमें। तो किस एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स मैक्सिमम, मतलब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिससे आपको कंफर्टेबल लगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे अगर हम चले, कोई पे भी चले, तो हमें पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, कहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है आपका, हम यही देखते हैं। और फिर अगर हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं देखूं, एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स जो था आपका वो था 1/σ√2π e की पावर हाफ ऑफ x माइनस म्यू बाय सिग्मा का स्क्वायर, यही था। अब मैं डेरिवेटिव अगर करने बैठी, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। हमें वो x की वैल्यू चाहिए, तो x के विद रिस्पेक्ट ही डेरिवेटिव करना है, लेकिन क्यों ना पहले हम log ले ले ताकि हम e से फ्री हो जाएं। ये ना log में डेरिवेटिव लेना थोड़ा आसान हो जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये आपका e की पावर में है, इस पे log ले देते हैं पूरे पे। log ऑफ एफ एक्स, यहाँ log a इंटू लॉग बी, तो log ऑफ 1/σ√2π प्लस log ऑफ e से तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस हाफ ऑफ x माइनस म्यू बाय सिग्मा का स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, आपका log ऑफ 1/σ√2π है, विच इज अ कांस्टेंट। सिग्मा भी फिक्स आएगा, 2π भी फिक्स है, log ले लिया तो एक कांस्टेंट है, से c। इसको लिख लिया मैंने हाफ सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू का स्क्वायर, दैट इज log ऑफ एफ एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसका जस्ट डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 चाहिए हमें। तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस 1/σ स्क्वायर, क्योंकि 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस में एफ डैश एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी हाफ सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू इंटू एफ ऑफ एक्स, ये इधर आ गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 रखना है हमें, तो इक्वल टू 0 रखेंगे। देखो एफ एक्स तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि एफ एक्स था e की पावर में, और e की पावर कभी 0 होती नहीं है। ठीक है, जो एफ एक्स हमारे पास था। अब बात बची सिग्मा, तो बाय में स्क्वायरिंग या पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 कौन होगा, x माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू म्यू। मतलब क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मीन ही निकल गया है, मतलब मोड जो हो सकता है वो x इज इक्वल टू म्यू पे हो सकता है होने में। तो लेकिन चेक करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कंफर्म करेगा कि नेगेटिव आएगा तभी मोड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा इस पॉइंट पे। तो अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव चेक करूं, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकाले इसी का, ये एफ डैश एक्स था, तो एक बार और डेरिवेटिव अगर हम यहाँ पे करेंगे, माइनस 1/σ स्क्वायर तो आ गया बाहर, x माइनस म्यू एज इट इज एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज x माइनस म्यू का 1, यही आएगा। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखूं, एफ डैश एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं अगेन, जो थी माइनस 1/σ स्क्वायर x माइनस म्यू इंटू एफ डैश एक्स,
माइनस 1/σ² x माइनस म्यू इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स यहाँ पे बैठा है। एफ ऑफ एक्स हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, σ² और नेगेटिव था, ये कितना आ गया x माइनस म्यू का स्क्वायर बाय σ² नेगेटिव का साइन +1, ये आया आपके पास। चेक करना आपको एट x इज इक्वल टू म्यू पे, तो इसमें जब मैं एट x इज इक्वल टू म्यू पुट करूंगी तो ये बन गया माइनस एफ एक्स बाय σ², x इज इक्वल टू म्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा 0 +1, तो ये आ गया माइनस एफ एक्स बाय σ²। अब ये बताओ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? σ² तो पॉजिटिव, एफ एक्स भी पॉजिटिव है, ई की पावर में है आपके पास, ठीक है ना, 1/σ√2π ये भी पॉजिटिव था, ई की पावर में बाकी सारा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बाहर नेगेटिव साइन है, तो ऑल ओवर आ गया लेस देन 0, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू म्यू, हमारा क्या आ गया, मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ है? एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह म्यू पुट होगा। क्या कह रहे हो? एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह म्यू पुट होगा। म्यू पुट करो तो वैल्यू आ जाएगी कि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी वो है कौन सी वैल्यू, तो वैल्यू आ जाएगी। हमें वैल्यू नहीं, हमें तो पॉइंट बताना है कौन सा पॉइंट मोड बना, तो x इज इक्वल टू मतलब मीन इज इक्वल टू मोड ही आपका बना है सेम पॉइंट पे, जहां मीन मिला था उसी पॉइंट पे आपको मोड मिला, और कितना मिलेगा, क्या होगी वो वैल्यू, आप एफ एक्स में पुट कर दो 1/σ√2π ई की पावर माइनस हाफ ऑफ x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर, ये था। x को म्यू पुट करोगे अगर आप तो ये 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 1, तो आगे 1/σ√2π, तो इतना आपका मीन निकलने वाला, अगर हम यहाँ से देखें तो इतना आपका मीन निकलने वाला और इतना ही आपका मोड निकलने वाला है, जो हमने सीखा है यहाँ से। क्लियर हुआ है? ऊपर क्या रहता है मैम, जहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स छोड़ा हुआ है डबल डेरिवेटिव में, हाँ, एफ डबल डैश एक्स में जहाँ पे एफ ऑफ एक्स छोड़ रखा है वहां पे क्या करें, एक्स की जगह पे म्यू वहाँ पे भी पुट होना चाहिए था ना मैम। कर दिया हमने पुट, कर तो दिया यहाँ पे पुट, यहाँ पे कर दिया ना हमने इसमें आके एट x इज इक्वल टू म्यू, एक्स की टर्म रहेगी ना मैम एफ ऑफ एक्स, उसमें भी कर दो चाहे एफ ऑफ म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर, मतलब आएगा तो पॉजिटिव ही, एफ एक्स आपका पॉजिटिव है, वही कह रहा हूँ। हाँ हाँ वो तो पॉजिटिव है बिल्कुल, इसमें पुट करना ही आपको, तो मैंने जर्नल दिखा दिया कि हर पॉइंट पे पॉजिटिव है तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ कर दो, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ है? तो ये आपका यहाँ पे आ चुका है आपका कि ये पॉजिटिव रहेगा और ऑल ओवर नेगेटिव बन गया नेगेटिव साइन से, तो मोड हमें यहाँ पे मिला x इज इक्वल टू म्यू पॉइंट पे, और x इज इक्वल टू म्यू पॉइंट पुट करूंगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1/σ√2 पर, तो वो आपका आ रहा है मीन भी मोड भी अभी तक। अब मीडियन पे चलते हैं, मीडियन रह गया, हमने तो सिमेट्रिकल कर्व बोला है, बेल शेप कर्व बोला, हमें पता है मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड आने वाला है, तो मीडियन को भी आप चेक करके देखना। मीडियन कैसे निकालते हैं हम कॉन्टिन्यूअस के केस में, और तक का इंटीग्रल करते देंगे। यस, मीडियन हमें पता है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को आधे आधे में डिवाइड करता है, तो जो भी मीडियन का पॉइंट होगा m, वो -∞ से m पे भी एफ एक्स डी एक्स का आंसर देगा 1/2, और उतना ही आंसर देगा m से इन्फिनिटी तक भी। तो किसी भी एक साइड को सॉल्व कर लो, चाहे इतने को कर लो बस आप सॉल्व, जब आप इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ से वो म्यू इज इक्वल टू m ही देगा, इजिली निकल जाएगा, ट्राई करना खुद से, सेल्फ ट्राई, ठीक है। तो एक बात पल्ले बांध लो अपने, पहली प्रॉपर्टी यही है कि मीन इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू मीडियन इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वाले को तो अपने दिमाग में फिट ही कर लो बार बार अब, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं करना, अब आपने फटाफट अब आपके माइंड में बात स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम सेकंड थिंग क्या निकालते थे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो यहाँ पे हम वही निकालेंगे, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम एम एक्स टी की पावर टी एक्स की एक्सपेक्टेशन विच इज इक्वल टू -∞ to ∞,
ई की पावर टी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है, हाफ करते हैं हम जेड स्क्वायर का ई की पावर में, तो एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का स्क्वायर और इसका हाफ आगे। ये याद रखने का तरीका देखो, नहीं तो आप बार बार भूल जाओगे अगर आपको याद नहीं रखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसका जस्ट हमें इंटीग्रेशन करना है, देखते हैं क्या बनेगा। अच्छा, ई की टी एक्स भी अंदर ही लो क्योंकि एक्स के ऊपर ही इंटीग्रेशन चल रहा है, बाहर मत रखो इसको अलग से। ठीक है, चलिए, तो इसको अगर अब हम देखें क्या क्या चीज बाहर आ सकती है, क्या क्या एक्स से इंडिपेंडेंट है उसको तो ले लेंगे हम बाहर, लेकिन उससे पहले जेड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि इंटीग्रेशन की वैल्यू जेड में निकालना आसान है। तो जेड को पुट कर दो एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। देखो, जब आप जेड को एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा पुट करोगे तो जेड की लिमिट क्या बन जाएगी, एक्स की लिमिट है माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी में से अगर आप कुछ फाइनाइट नंबर माइनस भी करो तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, और उसको किसी से डिवाइड भी कर दो फाइनाइट से तो भी माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट तो सेम ही रहने वाली है, चाहे इन्फिनिटी की बारी देखोगे चाहे माइनस इन्फिनिटी की। अब यहाँ पे क्या बन गया आपका, क्या था यहाँ पे आपका e की पावर टी एक्स, तो e की पावर टी एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, सिग्मा जेड प्लस म्यू इज इक्वल टू एक्स, तो सिग्मा जेड प्लस म्यू रख सकते हैं हम एक्स की वैल्यू, बाय में सिग्मा अंडर रूट टू पाई था। ठीक है, तो सिग्मा अंडर रूट टू पाई रहने दो, e की पावर में हाफ जेड स्क्वायर बन गया, ऑब्वियस सी बात है, और dx की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, dx की लगेगी सिग्मा इंटू डी जेड, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये आपका बन चुका है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, e की पावर टी सिग्मा जेड प्लस टी म्यू माइनस हाफ जेड स्क्वायर, ई की मैंने सारी पावर इकट्ठी कर ली, बाय में सिर्फ बचा हुआ है अंडर रूट टू पाई डी जेड, ये आपके पास ऑल ओवर आ चुका है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आया, देखो जो जो z की टर्म है उसको तो अंदर रखो, बाकी बाहर ले लो, अंडर रूट टू पाई आ गया बाहर, e की म्यू टी में भी z नहीं है, इसको भी बाहर ले लिया, अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ e की टी सिग्मा z माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड। अब एक काम करते, क्यों ना इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, ताकि होल स्क्वायर की फॉर्म में ले जा सके, हमें लर्न करने में आसानी हो, निकलने में तो ये भी निकल गया आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, लेकिन हमें याद भी रखना है, आगे भी सॉल्व करना है, ऐसे नहीं है कि हम छोड़ के भाग जाएंगे इसको। देखो, e की पावर में है हाफ ऑफ जेड स्क्वायर है, पहले तो माइनस हाफ को तो ले लो कॉमन, ये बना जेड स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू टी सिग्मा जेड आएगा, हाफ कॉमन लेते ही। अब क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करूं इसके अंदर, अगर देखो तो जेड का स्क्वायर बन रहा है, हाफ ए भी रखते हो आप, टू इंटू ए इंटू बी, तो टू इंटू ए इंटू बी ये लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर ही ऐड करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इंटू डी जेड। बात क्लियर हुई है? चलिए, ई की म्यू टी बाय टू पाई माइनस हाफ, ये क्या बन गया आपका यहाँ से, z माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, इस तीन टर्म से, ठीक है ना, पहली तीन टर्म से, जो चौथी टर्म है उसको अलग ले लो, माइनस माइनस प्लस हो गया हाफ ऑफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू डी जेड। जो ये हाफ ऑफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है इसको हम डी जेड से बाहर ले सकते हैं क्योंकि इसमें जेड आया ही नहीं है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया जेड से इंटीग्रेशन से, तो म्यू टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये ई की पावर मैंने बाहर ले ली, अंदर रह गया आपका ई की हाफ जेड माइनस सिग्मा टी का स्क्वायर डी जेड, ये आ चुका है आपके पास। ठीक है, अब इधर तो आया है आपका ई की म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टू, बाय में अंडर रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई की पावर में आया है माइनस बाय टू, और इसको मैं पुट कर रही हूँ यू, इसमें अनदर वेरिएबल यू पुट कर रही हूँ, यू मैंने किसको लिया है आपका यहाँ पे, यू जो लिया है जेड माइनस सिग्मा टी को, ठीक है, अनदर वेरिएबल हम कह सकते हैं, जेड क्या है यहाँ पे, यू क्या है आपका, यू इज हेयर
z माइनस सिग्मा टी। इसको रिमेम्बर रखो या फिर ऐसे ही याद रख लो पूरी इक्वेशन। ये भी आंसर है आपका इसके अंदर और ये भी आंसर है, जो आपको याद रह सके। बेसिकली अगर हम देखें आपका निकल के क्या आया है यहाँ पे, क्या इसकी वैल्यू बता सकते हो मुझे कितनी आएगी? जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली मैंने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया ना u, तो dz भी क्या बन जाएगा, du बन जाएगा। क्या कोई मुझे इसकी वैल्यू बता सकता है कितनी आएगी? वन। हाँ, वन। वन कैसे आएगी? पहले पीछे में वो लिखा था प्रो डेंसिटी फंक्शन जो था वो e⁻z²/2 टाइप से ही था वो भी। हाँ, अभी जो हमने पीछे करा था पीडीएफ जो हमने बनाया था, यस मैम। 1/√2 पाई स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में e⁻z²/2 dz, ये हमने लिखा था। और मैम √2 पाई आएगी, √2। हाँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में हमने ये लिखा था। तो पीडीएफ का आपको पता है, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 आता है। पीडीएफ था ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, ही मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या आएगा, 1 आएगा पक्का। तो अगर ये 1 आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी, इसको इधर ले आओ, √2 पाई। तो इसकी वैल्यू आई है √2 पाई, जिससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ ये आया आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, ये आपका आंसर है। इसको आपको याद रखना है, e⁻t+σ²t²/2, दैट इज योर फाइनल आंसर। टी म्यू और सिग्मा में ही आया जो हमें चाहिए था। तो बात क्लियर हुई है? यस। ठीक है, तो इसको याद रखना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है, e⁻t+σ²t²/2। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। अगर मान लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये तो हमने निकाला mxt, ये तो हमने mxt निकाला है। अगर कोई आपको ये कह दे आप mzt निकालो, ये तो x जो नॉर्मल वेरिएट था आपका म्यू और सिग्मा के साथ, ये तो आपने उसका निकाला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब कोई आपको कह दे आप mzt निकालो, z वाले के लिए निकालो, z क्या होता है आपका x माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसके लिए निकाल के बताओ। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको पीछे बहुत पहले याद हो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने ये रिलेशन लिखा था, e की माइनस म्यू टी बाय सिग्मा mx t बाय सिग्मा, कुछ याद है? यस मैम, बिल्कुल। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का स्केल और ओरिजिन से क्या फर्क पड़ता है? दोनों से फर्क पड़ा था, स्केल से भी फर्क पड़ा था और ओरिजिन से भी पड़ा था। पहले पे पढ़ा था मैम बस। हाँ, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। और यही वाला हमारा स्केल और ओरिजिन हमने लिया था। ओरिजिन चेंज किया था म्यू और स्केल चेंज किया था सिग्मा। तो ये निकल गया था आपका, वहां पे हमने निकाला था खुद। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर आपसे कोई z की टर्म में पूछ ले, तो अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप इजीली बता सकते हो। इसका भी हमने निकाला है mx t बाय सिग्मा। तो जो आपने mx t निकाला था, t की जगह t बाय सिग्मा पुट कर दो, t की जगह पे t बाय सिग्मा प्लस t की जगह पे t बाय सिग्मा का स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास। तो ऑल ओवर क्या आ गया आपका सॉल्व होके, e की माइनस म्यू टी बाय सिग्मा, ये बना e की म्यू टू बाय सिग्मा, अलग अलग कर लो, e की t स्क्वायर बाय 2, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर से तो सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कैंसिल, e की 0 बन गया, 1 बचा e की t स्क्वायर बाय 2। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर आप स्टैंडर्ड का निकालते, देखो स्टैंडर्ड के लिए हर एक के लिए काम आसान ही आ रहा है, e की t स्क्वायर बाय 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। किसी को डाउट है इसमें? नो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपने ऊपर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला है x वाले का, म्यू टी प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2। अभी आपने कहा था कि जब हम नॉर्मल बनाते हैं तो इसके अंदर म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो ये पुट कर दो इसके अंदर, z का बन जाएगा म्यू की वैल्यू 0, टी सिग्मा की वैल्यू 1, तो टी स्क्वायर बाय 2 ही तो बचेगा। तो सेम ही आएगा। दोनों तरीके हैं करने के, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर हम अपना काम करने की कोशिश करें, कम्युलेंट्स निकालें, एक बहुत बड़ा फायदा मिला है कि हमें ई की पावर में आए, तो कम्युलेंट्स निकालना इजी है। कम्युलेंट में सिर्फ हम लॉग लेते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का,
तो यहाँ से कम्युलेंट्स निकालना थोड़ा सा आसान है हमारे लिए। तो चलिए कम्युलेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो कम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है आपके पास, के एक्स टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम एक्स टी। तो लॉग लीजिए एम एक्स टी कितना है आपका, आया हुआ e की पावर म्यू टी प्लस टी स्क्र सिग्मा स्क्र बाय 2। लॉग से ही कैंसिल, म्यू टी प्लस टी स्क्र सिग्मा स्क्र बाय 2 आ गया। कापा वन आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट दैट इज म्यू। कापा टू आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्र बाय 2 विच इज सिग्मा स्क्र। ये मीन, ये वेरिएंस, देखो सेम रिजल्ट वेरीफाई भी हुआ हमारे जो हमारा था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कापा आर की, तो कोफिशिएंट ऑफ टी आर बाय आर फैक्टोरियल। अब आगे टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल का जीरो, आगे सबके जीरो है, तो हर एक का आंसर आगे जीरो आएगा आपका, ठीक है। अगर आप आर की वैल्यू 3 4 अप टू सो ऑन ले रहे हो, तो अगर कापा 3 जीरो आया है तो म्यू 3 भी जीरो। म्यू 3 क्या होता था आपका, कापा 3 सीधा ही डायरेक्ट, और म्यू 4 होता था कापा 4 प्लस कापा 2 का स्क्वायर, ये था। तो यहाँ से ये तो जीरो है, इसका आ गया सिग्मा स्क्वायर था, तो सिग्मा की पावर 4 चला गया, यहाँ पे 3 भी आता है, सॉरी 3 सिग्मा की पावर 4। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। और एज जो हम रिक्वायर्ड था बीटा 1, कितना आना चाहिए बीटा 1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, कोई बता सकता है मुझे? मैम जीरो आएगा। जीरो आना जीरो। चाहिए, म्यू 3 0 0। और सिमेट्रिकल कर्व में अगर आपको याद है तो बीटा 1 0 ही होता था, और सिमेट्रिक कर्व के लिए बीटा 2 कितना होता था आपका, 3। 3 ही होता था, वही आया है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है, सब चीजें वेरीफाई हो रही है यहाँ पे। आपको पेपर में तो निकालना ही नहीं, आपके माइंड में ऑलरेडी सेट है कि सिमेट्रिकल के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं कि ये चीजें ही निकलनी है आगे जाके, तो वही निकली है। अब इसमें हमारा एक काम रह गया, मूवमेंट्स निकालना। अभी तो हमने सिर्फ एक मीन निकाला है, वेरिएंस निकाला, या थर्ड मूवमेंट निकाल लिया, म्यू 4 निकाल लिया, और हमने देखा है यहाँ से हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं म्यू 1 0 आया था, म्यू 3 0 आया है, ऐसे म्यू 5 भी 0 आएगा, म्यू 7 भी, मतलब ऑड ऑर्डर वाले सारे मूवमेंट आपके 0 आने वाले हैं। तो मैं ये डायरेक्ट रिजल्ट बता रही हूँ, हम लंबा चौड़ा वो कहानी नहीं करेंगे पूरी, डायरेक्ट रिजल्ट बता रही हूँ मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऑल odd order movement about mean is equal to 0। मीन के अबाउट आप जितने भी ऑड ऑर्डर वाले लेंगे मूवमेंट, वो सारे जीरो आएंगे, मतलब म्यू 3 म्यू 5 म्यू 7 अप टू सोन, ये सारे ही क्या आएंगे जीरो। अगर आप इवन ऑर्डर वाले निकालेंगे, मतलब म्यू 2n की अगर मैं बात करूं इवन ऑर्डर वाले, तो उनका आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 तक तो चलते जाओ प्रोडक्ट में, और सिग्मा की पावर 2n। जैसे अभी आप देख सकते हो म्यू 2 आपका निकला था सिग्मा स्क्वायर, तो म्यू 2 की बात करूँ तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना आ गया आपका, म्यू 2 सॉरी n की वैल्यू 1 पे आएगा ना म्यू 2, तो n के लिए 1 पुट करो, 2 माइनस 1 1 1 पे ही रुकना है, n के लिए 1 पुट करो सिग्मा स्क्वायर। ऐसे म्यू 4 निकालना चाहते तो n के लिए 2 पुट करो, 2 पुट करोगे 1 इंटू 3 इंटू 2 पुट करोगे सिग्मा 4, यही आया था 3 सिग्मा 4। तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो सीधा, आपको बस ये दो रिजल्ट याद रखने हैं, तो अबाउट मीन आप सारे मूवमेंट निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं कि जो हमने पहले निकाले थे, वैसे निकालने में आप इसको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से भी सारे ही निकाल सकते हो, टी आर बाय आर फैक्टोरियल की एक्सपेंशन बना के वहां से आप सब निकाल सकते हो, ओड वाले सारे जीरो आएंगे, और टी टू एन बाई एन फैक्टोरियल वाले आप इजीली निकाल पाओगे। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, क्या लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल वेरिएट ही बनता है? क्या ये एडिशन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? क्या दो नॉर्मल वेरिएट का सम नॉर्मल वेरिएट ही बनेगा? ट्राई करो और बताओ। इंडिपेंडेंट का मैम? यस, इंडिपेंडेंट।
चलो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, करके आना, ठीक है, खुद से ये वाली चीज है। मुझे कल बाद जो आपका इसके अंदर आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व, क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या समझते हैं आप इससे? जहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट कोई रिजल्ट नहीं देता, यानी कि डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है। जहाँ पे मतलब या तो आपका कर्व जो है ना तो मैक्सिमम दे पाई ना मिनिमम दे पाई, लेकिन डबल डेरिवेटिव भी उसने 0 बनाया है, मतलब ऐसे या तो इस ऐसे तरीके तो से मूव कर गए। इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव तो 0 आ जाएंगे और ऑड ऑर्डर के नॉन 0 रहेंगे सारे। ये तो आपने पढ़ा हुआ भी, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम देखें, हमें ऐसा चाहिए पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है आपका, हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसपे आपका डबल डेरिवेटिव तक 0 आए लेकिन ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन 0 रहे। ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर ट्रिपल 0 था फोर्थ से फिर मैक्सिमम मिनिमम बता दोगे, ठीक है ना, तो वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को फॉलो कर जाएगा। हमें ऐसा चाहिए जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को फेल करे, मतलब सेकंड में भी 0 दे जाए, ट्रिपल पे नॉन 0 दे जाए। तो आपने सेकंड डेरिवेटिव तो अभी निकाला ही था, पीछे मोड के अंदर कितना आएगा, एफ एक्स बाय सिग्मा स्केयर विद नेगेटिव साइन था, अंदर था 1 माइनस एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा स्केयर, ये था आपके पास, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, एफ डबल डैश को आपको 0 करना है, ये तो देखना 0, तो ये तो 0 ले नहीं सकती मैं, सिग्मा स्केयर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव साइन है, तो यही 0 होगा। इसको 0 अगर आप लिखोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, अगर हम ध्यान से देखें, एक्स माइनस म्यू का स्केयर बाय सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 1 आ गया इस साइड, और सिग्मा स्केयर इधर गया, सिग्मा स्केयर बनाया, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, तो ये आ गया आपका एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा, एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा, एक्स आ गया म्यू प्लस माइनस सिग्मा, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन म्यू माइनस सिग्मा या फिर म्यू प्लस सिग्मा आया है। आप थर्ड डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, इन पॉइंट पे नॉन 0 ही रहेगा, हम चेक नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, आप कर सकते हैं चेक। और इस पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, पुट करके देखेंगे, अगर हम एफ एक्स में 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर है हाफ ऑफ एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू अगर हम करेंगे कितना आ रहा है, प्लस माइनस सिग्मा, तो उसका स्केयर, तो सिग्मा स्केयर ही बन जाएगा, बाय में भी सिग्मा स्केयर था तो ये कट के बनाया, तो ये बन गया अपना ई की माइनस हाफ अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ये आपका क्या आया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, ये वो है आपके पास। मतलब कौन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बने, अगर मैं ग्राफ से थोड़ा सा देखना चाहूँ, विजुअलाइज करूँ, ये तो आपका म्यू था, म्यू में आपको सिग्मा ऐड करना, मतलब कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा और सिग्मा ही सब्ट्रैक्ट करना, तो दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं बोथ साइड पे जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बने हैं आपके, ठीक है, क्लियर है बात।